नमस्ते छात्रों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम सत्यकाम विद्यालंकार जी द्वारा रचित हास्य व्यंग पर आधारित कहानी पूर्ण विश्राम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कहानीकार का परिचय जान लेते हैं। सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म 1935 को लाहौर में तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ये सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। इनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध और रोचक है। इनका लेखन व्यावहारिक है। इन्होंने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इनके जीवन चरित्र पर इन्होंने बहुत कुछ लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भाग दौड़ भरा होता है कि वहां विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती हैं, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जुहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस लौट आना पड़ता है। आइए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर ने बांह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कहा, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। लेखक अपने नियमित जांच के लिए डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो डॉक्टर साहब ने उनका रक्तचाप अर्थात बीपी की जांच की और बताया कि कुछ सीरियस नहीं है, मात्र उन्हें दफ्तर से छुट्टी लेना है और थोड़ा विश्राम करना है। डॉक्टर साहब के कहने पर कि आपको पूरा विश्राम करना है तो आप पूरी तरह से निरोगी ही होंगे। यह बात जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताई तो उनकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने घर जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि जुहू जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि वे 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा दिया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। लेखक की पत्नी ने जुहू जाने की तैयारियां करना शुरू कर दिया था। एक दिन बाद पूर्णिमा होने वाली थी और पूर्णिमा अर्थात पूनम की रात का जो चांदनी रात का मज़ा होता है वह जुहू पर ही आएगा। यह जान करके वे और अधिक खुश थी। तो एक दिन पहले ही आधी रात से ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने घड़ी में 2 बजे का अलार्म बेल भी लगा दिया, परंतु अलार्म बेल बजने से पहले ही वे 2 बजे से पहले ही उठ करके एक नोटबुक में उन्होंने कुछ लिखना शुरू कर दिया। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में थमा दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीज़ें और भी लिखी थीं। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गईं। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। लेखक की पत्नी ने जुहू जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। वे एक दिन पहले ही आधी रात से उठ करके तैयारियां कर रही थी और
2 बजे से पहले उठ करके उन्होंने कुछ नोट किया था। उसकी एक उन्होंने लंबी सूची तैयार की थी, अर्थात एक लिस्ट तैयार की थी। कुछ ज़रूरी चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी हुई थी। इसके साथ ही वे गैरेज में पहुंच गई जहां पर उनकी गाड़ी रखी हुई थी। वहां जा कर के उन्होंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल की कि गैरेज में जो मोटर से संबंधित सामग्री हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ों को लाना है, उसे भी उन्होंने सूची में लिख दिया था। लेखक ने सारा मोटर का जो सामान था उसे लेने के लिए खूब दौड़ धूप की और दौड़ धूप करके उन्होंने पायधुनी से, जो कि मुंबई के पास का एक स्थान है, वहाँ से वे एक मिस्त्री को अपने साथ ले आए। मिस्त्री का मतलब होता है मैकेनिक। सुबह से शाम हो गई, मगर लेखक के घर में 4 खिड़कियां थीं। उनमें से 2 खिड़कियों की चटकनियां, अर्थात जो कुंडी या खटके होते हैं, वे दुरुस्त नहीं हो पाए थे और बदले में मोटर का जरूरी सामान लाते लाते लेखक के दिल की धड़कन रात तक दोगुनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। दिन भर काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप करने के बाद में जब रात को सोने लगे लेखक, तो उनकी पत्नी ने उन्हें दिलासा दिया कि कल जुहू पर तो जा ही रहे हैं तो वहाँ पर विश्राम कर लेंगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। और उन्होंने अपने कर कमलों से, कर कमलों का मतलब होता है कमल जैसे हाथों से, उन्होंने घड़ी की चाबी घुमाई और अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर के उन्होंने गैरेज में जो गाड़ी के लिए सामान ला करके रखा गया था उसका मुआयना, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण कर लिया और यह तसल्ली कर ली कि सारा सामान आ गया है। सुबह सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया, अर्थात अलार्म बजने लगा। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। हुआ यह कि जैसे जैसे सुबह का उजाला होते गया, उस उजाले के होने के साथ साथ में तकरीबन पूरी तरह से जुहू जाने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। श्रीमती जी ने स्टोव चालू करके उस पर चाय बनाने की सोची। आधा घंटा हो गया उसमें तेल भरने में और उसमें हवा भरने में। इस तरह से समय बीता जा रहा था। आखिरकार में स्टोव के इस तरह से धोखा देने के कारण चाय पीने का जो प्रोग्राम उन्होंने बनाया था वह उन्हें रद्द कर देना पड़ा और फिर से दोनों ही पति पत्नी जुहू जाने की तैयारी करने में जुट गए थे। हो यह रहा था कि 2 दिन जुहू में बिताने के लिए जो तैयारियां चल रही थी, उस तैयारी को देख करके तो बस यह लग रहा था कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी। वाटरलू का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद में नेपोलियन ने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया था। जो उसके मित्र राष्ट्र थे उन्होंने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना
हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। जब भी कड़ी योजनाओं को पूर्ण करना होता, तब लेखक और उनकी पत्नी परस्पर एक दूसरे को पूर्ण सहयोग दिया करते थे। दोनों ही एक दूसरे को मदद करने में विश्वास रखते थे और यह जीवन का जो मुख्य मंत्र था वे उसे भूले नहीं थे, क्योंकि मदद जो होती है वह मन, वचन और कर्म इन तीनों से ही होती है। जीवन के इस मूल मंत्र को लेखक बिल्कुल भी भूले नहीं थे। एक तरफ उनकी पत्नी जो है उन्हें उनके कामों को याद दिलाती, तो बदले में लेखक उनके इस उपकार को उनके चिंताओं में हाथ बटाने लगते। हाथ बटाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है सहायता करना या मदद करना। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूलना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। जुहू जाने की तैयारियां करते हुए खाने पीने का भी खूब अच्छी तरह से इंतजाम किया जा रहा था। लेखक ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि वे पूड़ियों के साथ खाने के लिए मिर्ची का अचार जरूर रख लें। तब इस पर श्रीमती जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे समाचार पत्र भी रख लें, अर्थात अखबार भी रख लें, क्योंकि आज के अखबार को उन्होंने पढ़ा नहीं था। और इसके साथ ही साथ में लेखक ने भी पत्नी को गुलबंद के बारे में भी बताया, जो पिछले साल वे कश्मीर से लाए थे, उसे रख लेने के लिए उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि जुहू में सर्द हवाएं अर्थात ठंडी हवाएं भी बहुत चलती हैं। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ पेपर गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी हैं, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गईं तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। अब देखिए, 2 दिन के लिए जुहू जा रहे हैं, वह भी पूर्ण विश्राम के लिए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को अपने साथ में ले जाने के लिए दोनों ही पति पत्नी भूल नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर गुलबंद की बात जब निकली तो पत्नी ने कहा कि वे गुलबंद को रख लेंगी, लेकिन वे लेखक को याद दिला रही हैं कि कहीं वे बेदिंग सूट को रखना न भूल जाएं। बेदिंग सूट का मतलब होता है समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले कपड़े, और गुलबंद का मतलब होता है सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली ऊनी पट्टी होती है, जिसे हम मफलर भी कहते हैं। इतना होने के बाद में लेखक ने अपनी पत्नी को रबर कैप के बारे में भी याद दिलाया, तो पत्नी ने लेखक को नोट पेपर और लिफाफे रखने के साथ साथ में राइटिंग पैड रखने के लिए भी कह दिया। अब राइटिंग पैड की ज़रूरत क्यों है उन्हें? क्योंकि लेखक की पत्नी को अपनी माँ की आई हुई चिट्ठियों के जवाब लिखने थे। वे घर की उलझनों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपनी माँ के द्वारा आई हुई चिट्ठियों का जवाब ही नहीं दे पाती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि घर के बिजली के बिल और बीमा के जो नोटिस आए हुए हैं, उनका भी भुगतान उन्हें करना है।
जिसे वे साथ में ले चलने की बात लेखक से कर रही हैं। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अब देखिए, पिछली बार कहीं पर लेखक अपनी पत्नी के साथ में घूमने के लिए गए होंगे, तब उस समय वे चश्मा भूल गए थे, जिस कारण से पत्नी के सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो इस बार वे धूप का चश्मा और छाता भी साथ में ले चलने के लिए याद दिला रही हैं। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाएं, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। अब देखो, यहाँ पर धूप से बचने वाली क्रीम अर्थात जो सनस्क्रीन होती है, जो हमारी त्वचा को धूप से सुरक्षा पहुँचाती है, तो उस क्रीम को भी रख लेने की बात कही गई है, क्योंकि वहाँ पर करारी अर्थात बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। देखिए, अब जुहू जाने की तैयारियां करते करते बहुत कुछ बातों को ध्यान में रख करके काफ़ी सारी चीज़ें याद दिला दी थी दोनों ही पति पत्नी ने एक दूसरे को, और काफ़ी कुछ सारा सामान रख भी लिया था। परंतु श्रीमती जी की निगाहें अभी भी कुछ और ऐसी चीज़ को ढूंढ रही थी जो अभी तक उन्हें मिली नहीं थी। वे ढूंढ रही थी नेल कटर। अब कैंची, ब्रश आदि तो उन्होंने रख लिया था, परंतु नेल कटर भी उन्हें चाहिए था। अब जरा आप सोचिए कि जब जुहू में पूर्ण विश्राम के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भला नेल कटर का क्या काम होगा। कैंची और ब्रश का भी वैसे कोई काम नहीं है, परंतु उन्हें नेल कटर भी चाहिए था। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थीं, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक लीं। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब लेखक जो थे, उन्होंने नया अखबार और कुछ किताबें एक थैले में भर ली, और साथ ही साथ में उन्होंने सोचा कि ये जो किताबें और अखबार जो हैं समालोचना करने के लिए आई हुई थी। समालोचना का मतलब होता है एक जो गुण दोष होते हैं उनका विवेचन करना। हमने मेरे रजा साहब पाठ में इस शब्द को अच्छी तरह से जान लिया है। तब लेखक ने एक बैग में अर्थात एक थैले में उन्होंने नया अखबार रख लिया, कुछ किताबें रख ली, और साथ ही साथ में उन्हें कविता लिखने की भी एक लगन सवार हुई थी, उसकी धुन सवार थी। धुन सवार होना मुहावरा है, अर्थात लगन होना। तो उन्होंने उनकी कुछ कतरनें जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई पड़ी थी उन्हें इकट्ठा किया, और सोचने लगे कि कविता लिखने के लिए जो अच्छी प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए, उसके लिए जुहू से ज़्यादा अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से ना जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई होगी तो क्या हुआ। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अंत में
जुहू जाने की तैयारियों में दोनों ही पति पत्नी ने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। कई सारी अटैची, अटैची का मतलब होता है ब्रीफकेस, और बहुत सारे झोले थैले आदि लेकर के वे जुहू पर पहुंच गए थे। कुछ समय तक तो वे ख्वाबों में ही विचरण करते रहे। उन्होंने देखा कि समुद्र में और भी लोग नहा रहे थे, वे भी वहां पर चल पड़े कि तभी एक बड़ी सी ऊंची सी लहर आई और उन दोनों को ढक देती है। तभी उसी लहर के थपेड़े ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क पर किस तरह का असर कर दिया कि उनमें एक नया जोश आ गया, एक नई स्फूर्ति उनके अंदर संचारित होने लगी और उन्होंने अचानक ही लेखक से पूछा कि बरामदे की खिड़की को उन्होंने अंदर से बंद किया भी था या नहीं, परंतु लेखक को कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने समझाते हुए कहा कि जाने दो, छोड़ो, अगर वह बंद नहीं हुई होगी, खुली ही रह गई होगी तो क्या हुआ। लेकिन श्रीमती जी बहुत ही चिंतित थी और चिंता के कारण उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ जाना चेहरे का यह एक मुहावरा है, अर्थात बहुत ज़्यादा घबरा जाना। नमस्ते छात्रों, इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम सत्यकाम विद्यालंकार जी द्वारा रचित हास्य व्यंग पर आधारित कहानी पूर्ण विश्राम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले कहानीकार का परिचय जान लेते हैं। सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म 1935 को लाहौर में तब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। ये सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। इनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध और रोचक है। इनका लेखन व्यावहारिक है। इन्होंने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। अब लेखक जुहू में आए तो थे अपनी धड़कन का इलाज करवाने के लिए, लेकिन पत्नी को चिंतित देख करके भला वे कैसे अपने बारे में सोच सकते थे। वे भी उतने ही ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, जिस कारण से उनकी दिल की धड़कन और भी अधिक 10 गुना बढ़ चुकी थी। उन्होंने काफ़ी तेज़ी से मोटर चलाई। एक तरफ मोटर का इंजन धक धक जितना कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से लेखक के दिल की रफ्तार तेज हो चुकी थी। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। घर में आए तो यहाँ पर जितनी तेज रफ्तार के साथ में, दुगनी रफ्तार के साथ में लेखक अपनी पत्नी के साथ में लौट आए, तो उन्होंने वहाँ पर जब जांच की तो देखा कि खिड़की की चटकनी अच्छी तरह से लगी हुई थी। बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, कोई भी वहाँ पर परेशानी नहीं थी। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अब लेखक ने जब घर पहुंच करके देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है, चटकनी वगैरह सब बराबर अच्छी तरह से लगी है, घर अच्छी तरह से बंद किया गया है, किसी तरह की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं थी। जबकि खिड़की की चटकनी स्वयं ही लेखक ने ही लगाई थी, परंतु वे लगा करके भूल गए थे, और इसका जवाब वे जुहू पर अपनी पत्नी को नहीं दे पाए थे। परिणाम उसका यह हुआ कि पहले तो केवल लेखक के दिल की धड़कन ही बढ़ी हुई थी, परंतु अब की बार उनके श्रीमती अर्थात उनकी पत्नी के दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम,
और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। लेखक को यह बात याद आने लगी कि पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, इनके साथ में यह विश्वास उनका बिल्कुल पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ में पूर्ण लग जाता है वह भयानक हो जाता है। इस तरह से इस पाठ में लेखक ने एक हास्य व्यंग कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन की इस भाग दौड़ में विश्राम करना बहुत जरूरी है, परंतु ऐसे पल बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं। जब कभी ऐसे पल मिल भी जाते हैं तब हम उनका घरेलू उलझनों के कारण आनंद नहीं उठा पाते हैं। इन उलझनों में हम ऐसे उलझते हैं कि विश्राम करना नामुमकिन हो जाता है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ है। उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।